अब पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता कौन है? सो पब्लिक प्रोसिक्यूटर किसी किसी स्टेट में इसको डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी भी कहा जाता है, इज कंसीडर्ड एज द एजेंट ऑफ द स्टेट। ये एजेंट ऑफ द स्टेट होते हैं जो इंटरेस्ट, जो कॉमन पीपल का इंटरेस्ट होता है उसको शो करते हैं क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में। बेसिकली गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, कॉमन पीपल को, विक्टिम्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जैसे कि आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेवल पे हो जाते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, और स्टैट्यूटरी, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होगी, स्टैट्यूटरी बॉडीज में आ जाते हैं सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया एंड एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आपके आ जाते हैं एडवोकेट जनरल। तो इसी तरीके से आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे लगाए जाते हैं डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नीज या पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स, एंड दे कैन ऑल्सो बी कॉल्ड टू हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में भी लगाया जा सकता है, बट प्राइमरीली डिस्ट्रिक्ट्स में लगाया जाता है। तो इनका काम क्या होता है, कोई भी अगर क्रिमिनल केस है, किसी ने मर्डर कर दिया, कुछ भी कर दिया, तो विक्टिम को रिप्रेजेंट करना, क्योंकि क्राइम अगेंस्ट द सोसाइटी माना जाता है। तो स्टेट के अगेंस्ट मर्डर अगर किसी का हुआ, मर्डर अगर ए पर्सन का हुआ, ए ने बी ने ए को मार दिया, तो ए जो है ये विक्टिम हो गया। लेकिन ये क्राइम विक्टिम का नहीं है, विक्टिम यहाँ पे हम स्टेट को मानते हैं, तो स्टेट को रिप्रेजेंट करेंगे पब्लिक प्रोसिक्यूटर और बी को सजा दिलवाएंगे। और ये विक्टिम के लिए फैसिलिटी हो जाती है कि उसको फ्री में एक वकील मिल जाता है, बहुत अच्छा वकील मिल जाता है जो कि स्टेट उसे प्रोवाइड कर रही है। The prosecution of the accused is the duty of the state, but not individually the duty of the aggrieved party. They are appointed almost in all countries. सभी countries में public prosecutor का system जो है वो बनाया जाता है. The public prosecutor is defined under Section 24 of CRPC, and they serve as the principal on the principle of rule of law. तो rule of law के ऊपर ये चीज ऑफिस है वो बनाया गया है, और ये अपने आप में स्टैट्यूटरी ऑफिस है जो कि सीआरपीसी के अंतर्गत बनाया जाता है। The court observed that public prosecutors are the ministers of justice. तो कोर्ट ने ये भी कहा कि जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होते हैं ये मिनिस्टर ऑफ जस्टिस होते हैं, who is the duty bound to assist the judge in administration of justice। और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस में इनको जज का सहयोग करना होता है। तो बेसिकली काम जो है इनका न्याय कराना है, कन्विक्शन कराना नहीं है। अगर उनको लगता है कि बी इनोसेंट है तो उनको बी को वो बी के बारे में भी बताएंगे। उनका काम अल्टीमेटली न्याय कराना है। ही इज द मिनिस्टर ऑफ जस्टिस। तो मिनिस्टर ऑफ जस्टिस का मतलब कि आपका काम है जस्टिस करवाना। जस्टिस करेगा कौन? न्यायाधीश। लेकिन जस्टिस कौन करवाएगा? न्यायवादी। तो आपका काम जस्टिस करवाना है। तो अगर आपको लगता है कि ए झूठ बोल रहा था या ए के साथ मर्डर नहीं हुआ था, ए को किसी और तरीके से मारा गया, तो आपको वो फैक्ट्स भी डिस्क्लोज करने हैं। He is appointed by the state government and is a class 1 gazetted officer। तो स्टेट गवर्नमेंट अगेन जैसे कि आपका कोई भी एग्जाम होता है उस तरह से आपका स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम लेती है और आपको क्लास 1 गजेटेड ऑफिसर लगाया जाता है जो कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो है ये स्टैट्यूटरी बॉडीज हैं, और इनके जो फंक्शंस हैं वो डिपेंड करते हैं ऑन देयर डेजिग्नेशंस। तो वो देख लेते हैं। तो आप सबसे ऊपर आ जाते हैं डायरेक्टर पब्लिक प्रोसिक्यूशन और एडिशनल डायरेक्टर्स ऑफ प्रोसिक्यूशन। ये जो होता है बेसिकली हेड ऑफिस होता है, और ये ओवरऑल कंट्रोल करते हैं, सुपरवाइज करते हैं पूरे के पूरे ऑफिसर्स को, जितने भी इसके अंदर ऑफिसर्स होते हैं। सेकंड आ जाता है आपके पास पब्लिक प्रोसिक्यूटर और डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी। तो ये डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपका काम करते हैं या फिर हाई कोर्ट के अंदर काम करते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जो सबसे बड़ा कोर्ट होता है किसी डिस्ट्रिक्ट का, वहां पर या फिर हाई कोर्ट में आपको लगाया जाता है एज पब्लिक प्रोसिक्यूटर। अगर आप मेट्रो सिटी में लेते हैं तो मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट की कोर्ट के अंदर लगाया जाता है चीफ प्रोसिक्यूटर को। उसके बाद आते हैं एडिशनल प्रोसिक्यूटर जो कि डिप्टी डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नीज भी कहा जाता है, एंड दे कंडक्ट क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स इन द सेशन कोर्ट। तो एडीजेस जो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जजेस की कोर्ट होती हैं उसके अंदर जो प्रोसीडिंग्स की जाती हैं वो एडिशनल प्रोसिक्यूटर्स या फिर डिप्टी डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नीज द्वारा की जाती हैं। उसके बाद आते हैं आपके असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स या असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नीज। ये जो है एग्जामिन करते हैं चार्जशीट्स वगैरह जो बनाई जाती हैं पुलिस के द्वारा, एंड उसके बाद एक्विटल होना चाहिए या डिस्चार्ज होना चाहिए, उसके ऊपर अपने विचार लिखते हैं और केसेस लड़ते हैं लोअर कोर्ट्स के अंदर। तो एडीजे से लोअर जितनी भी कोर्ट हो जाती हैं आपकी, सीजेएम चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट हो गई, उसके अलावा आपकी जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की कोर्ट होगी, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास की कोर्ट होगी। इन सभी केसेस के, इन सभी कोर्ट्स के अंदर जो काम है वो असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नीज करते हैं। इसमें आपको एक और चीज याद रखनी है कि अगर तो आप सिर्फ प्रोसिक्यूटर हैं, अगर आपके स्टेट गवर्नमेंट में सिर्फ प्रोसिक्यूटर हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्रिमिनल काम ही दिया जाता है। लेकिन अगर आपके यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी वाला सिस्टम है, फॉलो होता है डिप्टी डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी एंड असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी, तो यू ऑल्सो एक्ट लाइक एडवाइजर टू गवर्नमेंट। तो आप गवर्नमेंट के एडवाइजर भी होते हैं। तो गवर्नमेंट आपको गवर्नमेंट के अंदर, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर, सेक्रेटरीट के अंदर या फिर आपके गवर्नमेंट कॉर्पोरेशंस के अंदर भी एज अ लीगल एडवाइजर आपको लगा सकती है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी इज अ ब्रॉडर टर्म देन जस्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर। एंड डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी जो है, अटॉर्नी सिस्टम जो बेसिकली है वो यूएसए का कंसेप्ट है जिसको हम आगे समझेंगे। और जो आपका प्रोसिक्यूटर सिस्टम है वो उसी से अडॉप्ट किया हुआ कंसेप्ट है जो कि इंग्लैंड में फॉलो किया जाता था, लेकिन इंग्लैंड में बहुत लेट डेवलप हुआ, इसीलिए हमारे पास इनिशियली वो नहीं था, जिसके कारण सारी प्रॉब्लम्स जो है वो आई हैं। सो पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो है उनके किन प्रिंसिपल्स को उनको फॉलो करना होता है।
तो उन्हें देखना है कि इक्वालिटी बिफोर लॉ, डबल जियोपार्डी हो रहा है या नहीं हो रहा, प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन, प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्सपोज फैक्टो लॉ। तो आप देख रहे हो कि एक्यूज्ड को भी कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट किया जा रहा है प्रोसिक्यूटर द्वारा। तो ऐसा नहीं है कि प्रोसिक्यूटर स्टेट का वकील है तो उसको सारे का सारा स्टेट के अगेंस्ट, स्टेट के लिए ही बोलना है, वो स्टेट के अगेंस्ट भी बोल सकता है। तो अगेन जैसा कि आर्टिकल में लिखा है, ही शुड नॉट एक्ट एज अ पोस्ट ऑफिस। तो उसको पोस्ट ऑफिस की तरह एक्ट नहीं करना, उसको अपना इंडिपेंडेंट माइंड लगाना है। अगर उसको लगता है विक्टिम के साथ गलत हुआ है या जो एक्यूज है उसके साथ गलत हुआ है और एक्यूज को इक्वालिटी नहीं मिल रही है, एक्यूज के साथ डबल जियोपार्डी हो रही है, या एक्यूज को फोर्स किया जा रहा है कि वो अपने ही खिलाफ गवाह बने, या फिर एक्यूज को किसी ऐसे लॉ में फंसाया जा रहा है जिस जो कि बाद में आया था उसके क्राइम करने के, तो उन सब चीजों में वो एक्यूज की भी साइड लेंगे। सो ही इज नॉट एक्टिंग एज अ पोस्ट ऑफिस। नेक्स्ट आता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। तो अगेन प्रोसिक्यूटर जो है वो अक्यूज को इनोसेंट मानेंगे जब तक कि वो गिल्टी प्रूव नहीं होता। अरेस्ट और डिटेंशन जो है वो अकॉर्डिंग टू द सीआरपीसी हुई थी, वो ये भी देखेंगे कि अक्यूज की अरेस्ट वगैरह जो है वो आर्बिट्रेरी तो नहीं की गई पुलिस के द्वारा और वो लॉफुली अरेस्ट हुए थे। एंड इसके अलावा इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, स्पीडी ट्रायल की ट्राई करेंगे, वो प्रोहिबिशन करेंगे डिस्क्रिमिनेशन की। एंड अक्यूज को अगर राइट टू रिमेन साइलेंट है तो वो भी बताएंगे कि ठीक है आप इस जगह पे चुप रह सकते हैं क्योंकि ये जो चीज़ है प्रोबेबली आपके इंटरेस्ट को हर्ट कर सकती है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स जो हैं अपीयरेंस देंगे अपनी कोर्ट के अंदर, और अरेस्ट वारंट वगैरह अगर कुछ है तो लेंगे, सर्च वारंट्स ले सकते हैं वो किसी जगह की सर्च के लिए। इसके अलावा इंटेरोगेशन के लिए अगर अक्यूज चाहिए तो पुलिस कस्टडी में भिजवाने के लिए डिमांड कर सकते हैं। इसके अलावा प्रोक्लेम्ड ऑफेंडेड बनवा सकते हैं किसी अक्यूज को, अगर वो नॉन ट्रेसेबल हो गया और उसका पता नहीं चल रहा है तो पुलिस जो है उसको ताकि पकड़ सके जहां पर भी वो मिले। इसके अलावा वो अक्यूज के खिलाफ एविडेंसेस देंगे और अगर पुलिस रिपोर्ट के अंदर कुछ कमियां हैं तो वो भी बताएंगे। ट्रायल के टाइम पे वो ट्राई करेंगे कि अगर उनको विश्वास हो गया है सबूतों को देखते हुए, फाइल को देखते हुए कि जो एक्यूज है उसी ने गलत किया था, तो वो चाहेंगे और कोशिश करेंगे कि उसको मैक्सिमम पनिशमेंट दिलवाई जा सके और एडिक्वेट पनिशमेंट वो देखेंगे कि उसको मिले। और अगर उसको उनको लगता है, उनको डाउट है, तो फिर वो उस डाउट को भी क्लियर करेंगे जज के सामने ताकि जस्टिस हो सके। तो जैसा हमने देखा कि ही इज नॉट द पोस्ट ऑफिस और रादर ही इज द मिनिस्टर ऑफ जस्टिस, तो उनका काम जस्टिस को करवाना है। नेक्स्ट है इनको स्पीडी ट्रायल पे भी ध्यान देना चाहिए, तो ऐसा ना हो कि ये खुद ही एब्सेंट हो रहे हैं। और इनको ट्राई करना चाहिए कि जो स्पीडी ट्रायल है वो अक्यूज का भी कहीं ना कहीं राइट है कि अक्यूज को जल्दी से पता चले कि वो गिल्टी है या नहीं है। तो इसीलिए उनको आर्टिकल 21 का ध्यान रखते हुए, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का ध्यान रखते हुए, विटनेसेस और अक्यूज को तंग नहीं करना चाहिए और जल्द से जल्द केस का निपटारा जो है वो करवाना चाहिए। एंड साथ ही वो क्रॉस एग्जामिन भी कर सकते हैं विटनेसेस वगैरह को। तो वो सभी चीजें कर सकते हैं, सभी तरह के डॉक्यूमेंट्स दिखा सकते हैं। तो उनके पास काफी सारे राइट्स होते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो उनका जो मेन एम है वो डिस्कवर करना है ट्रुथ को, तो जो भी एविडेंसेस हैं उनको वो दिखाने चाहिए, चाहे वो स्टेट के अगेंस्ट ही क्यों ना जा रहे हो। अगेन सेम पॉइंट जो हमने अभी डिस्कस किया था। इसके अलावा उनको फेयर प्ले करना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस करना चाहिए और उनको डिफेंड नहीं करना चाहिए कि उसको, बट जो ट्रुथ है वो बता देना चाहिए। और प्राइवेट केसेस तो ऑफ कोर्स आप लोगे नहीं क्योंकि आप फुल टाइम गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो। इसके अलावा अगर हम देखें तो यू आर रिप्रेजेंटिंग द स्टेट नॉट द पुलिस, आप पुलिस के वकील नहीं हैं और आप ऑफिसर ऑफ द स्टेट हैं। लेकिन फिर भी आप, ये नहीं है कि आपको स्टेट कुछ भी कहेगा आपको वो मानना पड़ेगा। यू आर एन इंडिपेंडेंट अथॉरिटी एंड यू हैव स्टैट्यूटरी ड्यूटीज। तो लॉ की आपका स्टैट्यूटरी ऑफिस है, स्टैट्यूटरी पोस्ट है और स्टैट्यूटरी ही आपकी ड्यूटीज हैं। तो चाहे एसपी हो या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो, ही कैन नॉट कंपेल द पब्लिक प्रोसिक्यूटर टू विड्रॉ अ केस। तो चाहे आपको डीएम कह दे, चाहे एसपी कह दे, कोई भी कह दे, आपको कोई फोर्स नहीं कर सकता कि आप केस को वापस लीजिए। There is an issue which is raised by the defense counsel and failed, it should be brought out to the notice of the public prosecutor. Again, अगर defense कुछ कह रहा है तो वो भी public prosecutor को बताया जाएगा। And ultimate aim is to ensure that the justice is done. 321 के अंदर विड्रॉल जो है पब्लिक प्रोसिक्यूटर और असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर दोनों ही कर सकते हैं, अगर उनको लगता है बिफोर द जजमेंट इज प्रोनाउंस, जजमेंट आने से पहले अगर उनको लगता है कि इस केस के अंदर दम नहीं है या एविडेंसेस प्रॉपर नहीं है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने इसमें ये कहा है पब्लिक प्रोसिक्यूटर एक्ट्स ऑन बिहाफ ऑफ द स्टेट, ही इज द मिनिस्टर ऑफ जस्टिस हु प्लेज अ पाइवटल रोल, यानी कि इंपॉर्टेंट रोल इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ क्रिमिनल जस्टिस। यानी कि अगेन पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन होता है, वो स्टेट को रिप्रेजेंट करता है और उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर। और इसीलिए उसको जो है थ्रस्ट नहीं होनी चाहिए कि वो अक्यूज को हमेशा ही हमेशा गिल्टी करवाए, हमेशा उसको अक्यूज को सजा दिलाए। उसका काम जो है, ही शुड बी फेयर टूवर्ड्स द इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज ऑल्सो एंड टू द अक्यूज ऑल्सो, यानी कि पुलिस, स्टेट और अक्यूज तीनों के इंटरेस्ट को उसको ध्यान में रखना है। और जो सच हुआ था,
जो फैक्ट्स हुआ था, जो ट्रूथ हुआ था, वो कोर्ट के सामने उजागर करना है। तो अगर उसको लगता है कि ये एविडेंसेस झूठे हैं या एविडेंसेस इम्प्रॉपर हैं, तो वो केस को विड्रॉ कर सकता है। कोर्ट ऑल्सो स्टेटेड दैट अगर कोई सब स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर लगाया जा रहा है किसी केस के अंदर, किसी स्पेशल पर्सन को लगाया जा रहा है स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, तो उस केस के अंदर भी कंप्लेनेंट क्या चाहता है वो मैटर नहीं करता, स्टेट की मर्जी है कि वो किसको लगाती है। एंड अगर कंप्लेनेंट चाहे तो वो एक अपने प्राइवेट वकील को कर सकता है, हु विल असिस्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, बट ही कैन नॉट आर्ग्यू इन प्लेस ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर। तो मेन वकील पब्लिक प्रोसिक्यूटर ही रहेगा। आप अपना प्राइवेट वकील जो है उसे कर सकते हो, जो कि असिस्ट करेगा, लेकिन मेन वकील पब्लिक प्रोसिक्यूटर ही रहेगा। नेक्स्ट कोर्ट कहती है एज एन एडवोकेट ऑफ द स्टेट ही मे बी रैंक्ड एज मिनिस्टर ऑफ जस्टिस इक्वली विद द जज। तो आगे वो कहते हैं कि क्योंकि ये स्टेट के एडवोकेट होते हैं, तो ये मिनिस्टर ऑफ जस्टिस होते हैं और इनका रैंक जज के इक्वल होता है। तो ये चीज हम देखते हैं हायर ऑफिस के अंदर। तो आप देखते हो कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है, इनका रैंक, इनको कैबिनेट मिनिस्टर का रैंक प्राप्त होता है। और ये सुप्रीम कोर्ट जजेस, चीफ जस्टिस से तो इनको नीचे रखा गया ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जजेस से ऊपर भी रखा जाता है। सिमिलरली एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, जिनको मिनिस्टर रैंक प्राप्त होता है, तो अगेन उनको भी जो हाईकोर्ट जजेस हैं उनसे ऊपर रखा जाता है, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ हाईकोर्ट से नीचे रखा जाता है। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे ऐसा कोई प्रोविजन अभी तक नहीं है लोअर कोर्ट्स के अंदर। लेकिन अगेन ये आपका एक रिफॉर्म आप कह सकते हो कि सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया हुआ है। सो दिस इज अ रिफॉर्म नीडेड दैट लोअर कोर्ट्स के अंदर भी इनको इक्वली ट्रीट किया जाए विद जज। नेक्स्ट आता है आपका कृष्ण सिंह कुंडू का केस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट केस है पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स के रिगार्डिंग। इन अपॉइंटिंग पुलिस ऑफिसर, आईजी, एडीजीपी और डीजीपी। तो अगर आप किसी आईजी, एडीजीपी या डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन लगा देते हैं, जो कि प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट का इंचार्ज होता है स्टेट का, तो ये इलीगल है, वॉलेटिव है सेक्शन 24 और सेक्शन 25 का सीआरपीसी के। वी देयरफॉर बाय इशूइंग द रिट ऑफ सर्चोराय, तो कोर्ट ने इस केस में सर्चोराय की रिट इशू की और रिक्वेस्ट कर दिया अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन ऑफ हरियाणा, जो कि एक आईपीएस ऑफिसर थे, बाय इशूइंग फर्दर रिट ऑफ प्रोहिबिशन, और प्रोहिबिशन की रिट भी डाल दी, जिससे कि स्टेट गवर्नमेंट को कह दिया कि आप किसी भी आईपीएस ऑफिसर को डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन नहीं लगा सकते। अगेन आईपीएस और आईएएस, किसी भी आईएएस आईपीएस ऑफिसर को आप डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन नहीं लगा सकते। बाय इशूइंग अ रिट ऑफ मैंडेमस, वी आल्सो कमांड द स्टेट ऑफ हरियाणा टू फुलफिल द पोस्ट ऑफ डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन ओनली फ्रॉम अपॉइंटमेंट ऑफ सीनियर ऑफिसर बिलोंगिंग टू द प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट। तो अगेन अगर आपको किसी को डायरेक्टर बनाना है, तो आप सिर्फ और सिर्फ जो सीनियर मोस्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं, जिनको एक्चुअल वर्किंग एक्सपीरियंस है एज अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर, उसी को आप डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन लगा सकते हो, और किसी को आप नहीं लगा सकते, किसी आईएएस आईपीएस को नहीं लगा सकते। तो दिस वाज द लैंडमार्क केस ऑन पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स। एंड इसी केस को जब सुप्रीम कोर्ट में भी ये अपील गई थी, तो उसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हाई कोर्ट का डिसीजन बहुत अच्छा है और एक वेलकमिंग स्टेप है, और बाकी स्टेट्स को भी इसको फॉलो करना चाहिए। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में अगर हम देखें, तो सारे स्टेट्स के अंदर ऐसा नहीं होता। बहुत सारे स्टेट्स ऐसे भी हैं जहाँ पे आज भी डायरेक्टर या एडिशनल डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन जो हैं, वो आईएएस या आईपीएस ऑफिसर्स होते हैं। डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी यूएसए के अंदर आपने बहुत ज्यादा सुना होगा। अगर आप कोई भी हॉलीवुड की मूवीज देखते हो या टीवी शोज देखते हो, तो आपको वहाँ पे कोई ना कोई सरकारी वकील जरूर दिखेगा जो कि डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी होता है। और अगर आप वो भी नहीं देखते हो, तो आपने बैटमैन तो जरूर देखा होगा, चाहे कार्टून वाला देखा होगा बचपन में या फिर मूवीज वाला। तो बैटमैन के अंदर जो हार्ली डेंट होते हैं, वो डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी ही बनना चाहते हैं, और वो डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी ही होते हैं। तो जो बाद में विलन बन जाता है टू फेस, ठीक है, तो ये जरूर याद होगा आप लोगों को। इसके अलावा अगर आप कोई भी इंग्लिश टीवी शोज देखते हो, तो उन सभी के अंदर आपको कोई ना कोई, अगर वो क्राइम से रिलेटेड है, तो आपको डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी की इंपॉर्टेंट पोजीशन वहां पे देखने को मिलती है। वहां पे कोई ना कोई एडिशनल डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी, असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी या डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी खुद जरूर होता है। और बहुत सारे टीवी शोज, मूवीज, प्लेज यूएसए में बनते रहे हैं डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नीज के ऊपर, और आज तक बनते आ रहे हैं। सो यू मस्ट बी फेमिलियर विद सम ऑफ देम। तो डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी होता क्या है? तो यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर इस ऑफिस की शुरुआत हुई थी जुडिशरी एक्ट ऑफ 1979 से, जिसके सेक्शन नंबर 35 के अंदर एक पर्सन को लगाया गया था डिस्ट्रिक्ट के अंदर टू प्रोसिक्यूट फेडरल क्राइम्स, यानी कि जो भी क्राइम्स करेगा, तो उसके खिलाफ लड़ने के लिए, स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए एक पर्सन को लगाया जाएगा, जिसकी तनख्वाह सरकार देगी, और वो बंदा होता था डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी। तो हमारे यहाँ क्यों नहीं था? क्योंकि हम अमेरिका के गुलाम नहीं थे, हम इंग्लैंड के गुलाम थे, और इंग्लैंड के अंदर ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं था। देयर वाज नो प्रॉपर पुलिस फोर्स एंड नो प्रोसिक्यूशन सिस्टम इन द इंग्लैंड, ठीक है। तो इसीलिए जो प्राइवेट पर्सन होते थे, वो ही केस लड़ा करते थे विक्टिम्स का। तो सपोज कीजिए मैं वकील हूँ, किसी के साथ कुछ बुरा हो गया, तो मैं ही जाके उसका केस लड़ रहा हूँ। कोई भी वहां पे प्रोफेशनल प्रोसिक्यूटर नहीं होता था, सिर्फ वकील ही होते थे, प्राइवेट वकील होते थे। उसके बाद 1829 के बाद पुलिस फॉर्म्स, पुलिस सर्विसेज बना दी गई। इंग्लैंड के अंदर पुलिस आ जाती है, हम देखते हैं उस दौरान इंडिया के अंदर भी पुलिस सर्विसेज आ जाती हैं। उसके बाद पुलिस वाले ही जो होते थे, वो मुजरिम को पकड़ के लाते थे और उनका केस लड़ते थे, जबकि पुलिस वालों को लॉ की नॉलेज नहीं होती थी। तो पुलिस वाले खुद ही पकड़ के ला रहे हैं कि ये चोर है, और खुद ही साबित कर रहे हैं कि इसने चोरी क्यों की।
तो जिसके कारण बहुत ज्यादा नुकसान होता था उन लोगों का जो शरीफ लोग होते थे। जैसे इंडिया के अंदर भी इंडियंस जो रेवोल्यूशनरी होते थे उनको पुलिस वाले पकड़ के ले जाते थे कि तूने ये क्राइम किया है, और उनको जेलों में बंद रखते थे, और उसके बाद खुद ही प्रोसिक्यूट करते थे, खुद ही उनके खिलाफ सबूत वगैरह पेश करते थे। तो एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी नहीं होती थी, तो जिसके कारण बहुत ज्यादा जस्टिस जो था वो खतरे में पड़ जाता था, और अमेरिका का सिस्टम बहुत ज्यादा सुपीरियर हो चुका था उस टाइम तक, क्योंकि 1789 से 1962, तो आप देख सकते हो कि 150 सालों में अमेरिका कितना ज्यादा इवॉल्व हो गया था। इसीलिए 1962 के अंदर जो रॉयल कमीशन बैठा, उसने कहा कि पुलिस को अलग किया जाए, इंडिपेंडेंट प्रोसिक्यूशन सिस्टम, इंडिपेंडेंट प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट बनाया जाए, जिसके अंदर हम भी प्रोसिक्यूटर्स को रखेंगे। तो उसके अंदर उन्होंने नाम दिया क्राउन प्रोसिक्यूटर्स। तो क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विसेज बनाई गई इंग्लैंड के अंदर। लेकिन तब तक 1947 में हम आजाद हो चुके थे। तो हम आजाद होने के बाद हमने क्या किया, हमने 1973 के अंदर सीआरपीसी को अमेंड किया, और हमने भी पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स बनाए, लेकिन हमने उसको स्टेट सब्जेक्ट बनाया। हमने कहा कि स्टेट्स की मर्जी है वो किस तरह का ऑफिस बनाना चाहते हैं। तो कुछ स्टेट्स ने पब्लिक प्रोसिक्यूटर का ऑफिस को ज्यादा पावरफुल बनाया, कुछ ने कम पावरफुल बनाया, और थोड़ी सी जुडिशियल इंटरवेंशन हुई जिससे कि इस ऑफिस को स्ट्रॉन्ग किया गया। तो अगर मैं इंडिया की बात करूं तो अगेन बहुत सारे स्टेट्स हैं जहां पे डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन जो है वो प्रोफेशनल प्रोसिक्यूटर्स ही होते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर मल्टीपल केसेस गए हैं इस लिहाज में। मोस्ट प्रोमिनेंट बीइंग कृष्ण सिंह कुंडू का केस गया था वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा। एंड इसके अंदर एक आईपीएस ऑफिसर को या आईएएस ऑफिसर्स को बना दिया जाता था डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन, एडिशनल डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन। तो उसको रिमूवल के लिए ये रिट गई थी, ये पीआईएल गई थी हाई कोर्ट के अंदर, एंड हाई कोर्ट ने कहा था कि प्रोफेशनल प्रोसिक्यूटर ही प्रमोट होकर एडिशनल डायरेक्टर या डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन बनेंगे, और आईएएस या आईपीएस ऑफिसर्स नहीं बन सकते। फिर ये अपील गई सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसी डिसीजन को अपहेल्ड किया, और ये रूल बना दिया कि सिर्फ प्रोफेशनल प्रोसिक्यूटर्स ही अपॉइंट किए जाएंगे इस ऑफिस के अंदर, और वही एडिशनल डायरेक्टर और डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन बनेंगे। लेकिन बहुत सारे स्टेट्स में अब भी यही सिस्टम है कि आईपीएस ऑफिसर्स को या आईएएस ऑफिसर्स को या इवन पीसीएस ऑफिसर्स को भी कई जगहों पर डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन या एडिशनल डायरेक्टर या डिप्टी डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन बना दिया जाता है। तो उससे जो प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट है उसकी जो वैल्यू है वो कम हो जाती है, एंड जो मैं प्रोसिक्यूटर बोल रहा हूँ वही डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी होते हैं। तो अगेन जो हायरार्की है वो डिफरेंट हो सकती है आपके ऑफिस, आपके अपने अपने स्टेट्स में। तो डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी हो गए, उसके बाद डीडीए हो गए, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी, उसके बाद एडीएज हो गए, असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नीज। तो अगेन इसको असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी कहा जाता है, और अगर ये सिविल केसेस लड़ेंगे तो इनको कहा जाएगा गवर्नमेंट प्लीडर्स। सिमिलरली यहाँ पे आपके अगेन एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स या फिर गवर्नमेंट प्लीडर्स। तो इसी तरीके से यहाँ पे पब्लिक प्रोसिक्यूटर या फिर गवर्नमेंट प्लीडर्स। तो जिस तरह से हमारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं, डिस्ट्रिक्ट के हेड होते हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव वे में, तो लीगल हेड डिस्ट्रिक्ट के होते हैं डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी। और इंडिया के बाहर ये जो सिस्टम है दो कंट्रीज में मोस्ट प्रोमिनेंट है, जहां से हम सीख सकते हैं। और जो भी अगर आप एसेज या एग्जांपल्स भी लिखते हो, जीएस2 में कहीं पे भी क्राइम की बात आती है तो ये आप कोट कर सकते हो। एक तो यूएसए और एक साउथ कोरिया। ये दोनों अक्सर न्यूज में बने रहते हैं क्योंकि इनका बहुत स्ट्रांग है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का मतलब हुआ कि विक्टिम को आपने जस्टिस दिलाई और क्रिमिनल को आपने पनिश किया। तो साउथ कोरिया के अंदर आपने ये न्यूज पढ़ी होगी कि सन इन लॉ फॉर्मर प्रेसिडेंट, तो जो प्रेसिडेंट रह चुके हैं उनके साले के घर पे रेड की प्रोसिक्यूटर्स ने, और उनको जेल भी करवाई। ठीक है, तो इस तरह की इतनी स्ट्रांग आप कह सकते हो प्रोसिक्यूशन सिस्टम कि आप फॉर्मर प्रेसिडेंट के सन इन लॉ को जेल करवा रहे हो। तो सिमिलरली इन लोगों ने फॉर्मर प्रेसिडेंट के लिए भी 30 साल की जेल मांगी थी, क्योंकि फॉर्मर प्रेसिडेंट ब्राइबरी और कोर्शन के अंदर जो है लिप्त पाए गए थे, क्राइम किया हुआ उन्होंने पाया था। तो आप देख सकते हैं इतना स्ट्रांग पॉलिटिकल, इतना स्ट्रांग प्रोसिक्यूशन सिस्टम है, जबकि इंडिया में हमारे यहाँ नहीं है, जिससे हम सीख सकते हैं साउथ कोरिया से। और सेकेंडली यूएसए, तो यूएसए के अंदर तो आपको पता ही है कि सारे के सारे जो इन्फोर्समेंट ऑफ लॉज होती है वो डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नीज करवाते हैं, और इवन जो असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नीज होते हैं उनके पास भी पावर्स होते हैं कि वो इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। इसके अलावा फॉर्मल चार्जेस बना सकते हैं, प्ली बार्गेनिंग में कर सकते हैं, और इम्यूनिटी भी दे सकते हैं किसी विटनेस को या फिर अक्यूज्ड ऑफ क्राइम को। तो इसी से हमें सीखने को मिलता है कि हम बाहर के देशों से क्या सीख सकते हैं, ताकि हम अपना प्रोसिक्यूशन सिस्टम स्ट्रॉन्ग कर सकें और हमारी सोसाइटी को क्राइम फ्री बना सकें। अब आ जाते हैं हमारे मुद्दे पर कि डीए और डीएम में क्या फर्क है, कौन ज्यादा पावरफुल है। तो डेफिनेटली क्योंकि ये स्पेशलिस्ट पर्सन है, तो ये एक ही जगह पे हेड है, ये अपने लीगल हेड है डिस्ट्रिक्ट के, लेकिन ये जो है एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सन है, ये एग्जीक्यूटिव है। और जो स्पेशलिस्ट वर्सेस जर्नलिस्ट की डिबेट हम आईएएस में पढ़ते हैं, तो ये वही चीज आ जाती है कि जो जर्नलिस्ट है वो ओवरऑल सबको मैनेज करता है। तो एक किस्म से ही इज ओवर एंड अबव एवरी स्पेशलिस्ट ऑफिसर, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी हो, लीगल ऑफिसर हो।
तो अगर हम ग्रेड पेज की बात करें या सैलरीज की बात करें, तो जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट 7600 के ग्रेड पे वाले ऑफिसर लगते हैं या 8700 के ग्रेड पे वाले ऑफिसर लगते हैं जनरली। बाकी स्टेट लॉज के अंदर डिफरेंट हो सकता है। तो सिमिलरली जो डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी है वो भी वही पर्सन होता है जो 7600 के ग्रेड पे सिलेक्ट होता है या 8700 के ग्रेड पे प्रमोट हुआ होता है। सो सैलरीज जो है वो लगभग बराबर होती हैं। ऑफ कोर्स बीइंग अ सेंट्रल एम्प्लॉय इनके अलाउंसेस जो है वो ज्यादा होंगे एज कम्पेयर टू डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी। सिमिलरली पर्क्स जो है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आप ओवरऑल हेड हो डिस्ट्रिक्ट के, तो आपके पर्क्स जो है वो डेफिनेटली ज्यादा होंगे, आपका हाउस ज्यादा बड़ा होगा, आपकी कार ज्यादा बेटर होगी। तो ये सब डेफिनेट एडवांटेजेस आपको मिलते ही मिलते हैं। अब आ जाते हैं एज की बात। तो एज की बात करें तो सेम रूल यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट जज वाला अप्लाई होता है। आपकी मिनिमम 7 इयर्स की प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो आप लगाइए कि आप 32 से 35 इयर्स के बीच में मिनिमम होता है कि आप डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी बनेंगे। लेकिन आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बहुत जल्दी बन सकते हो अगर आप अभी से तैयारी कर रहे हो, आप अभी कॉलेज में हो, आप अभी 12th पास कर रहे हो, अगर अभी से तैयारी में जुट जाते हो तो हो सकता है आप 21 से 25 की एज में आईएएस का एग्जाम क्रैक कर लो और आप 30 से पहले पहले तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ही बन जाओ। प्रमोशंस की बात करें तो आपको पता ही है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आईएएस ऑफिसर है, तो इनकी प्रमोशंस की हम ऑलरेडी कई बार चर्चा कर चुके हैं। आप लेवल 18 तक जाते हो, आप सबसे बड़े इंडिया के ऑफिसर बन सकते हो। लेकिन अगर डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी की बात करें तो आप सिर्फ स्टेट लेवल तक ही जाते हो, तो आपकी जो प्रमोशन है वो रिस्ट्रिक्टेड होती हैं। इसके बाद आप एडिशनल डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन बन सकते हैं, डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन बन सकते हैं। गवर्नमेंट में आपको लीगल रिमेम्बरेंसर कम सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट लगाया जा सकता है। तो बेसिकली आप सेक्रेटरी लेवल तक पहुंच के स्टॉप हो जाते हो। इसके अलावा आप हाई कोर्ट जज बन सकते हो, लेकिन वो बहुत रेयर चांसेस है, उसको हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। पॉलिटिकल इम्यूनिटी की बात करें तो अगेन डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी का क्योंकि लीगल वर्क है तो इनका सारा कुछ कानून के हिसाब से होगा, तो पॉलिटिकल इम्यूनिटी कंपैरेटिवली ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। रिस्पेक्ट की बात करें तो अगेन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की तो अनपैरेलल रिस्पेक्ट होती है, तो रिस्पेक्ट यहाँ पे भी होती है लेकिन उतनी ज्यादा नहीं होती। तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अगेन विंस। एंड पावर की बात करें तो अगेन आपकी पावर्स बहुत ज्यादा होती हैं एज कम्पेयर टू डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी, क्योंकि उनकी सिर्फ एक फील्ड है, लीगल फील्ड है। सो इसीलिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यहाँ पे ओवरऑल विन कर जाते हैं। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था प्रमोशंस में, तो प्रमोशंस के अंदर हर एक स्टेट के अंदर डिफरेंट सिस्टम है। तो इसीलिए कोई भी फिक्स क्राइटेरिया नहीं है हमें कि डायरेक्टर से आगे क्या प्रमोशंस होती हैं। बट रिसेंट न्यूज आर्टिकल आया था, ये 2020 का ही है, जनवरी 29 का, जिसके अंदर हरियाणा अटॉर्नीज ने कहा था कि हमें एलिवेशन चाहिए हाईकोर्ट जजेस की तरह, हाईकोर्ट जजेस की पोस्ट पे। सो बेसिकली दे वांट टू बी एलिवेटेड एज हाईकोर्ट जजेस। और ये क्यों हो सकते हैं? क्योंकि आर्टिकल नंबर 217 जो हाईकोर्ट जजेस की अपॉइंटमेंट को डील करता है, वो बेसिकली दो मेथड्स बताता है कि या तो आपने 7 ईयर जुडिशियल ऑफिस होल्ड किया हो, 10 ईयर सॉरी जुडिशियल ऑफिस होल्ड किया हो, या फिर आप 10 ईयर से प्रैक्टिसिंग एज एन एडवोकेट हो। तो जब आप प्रैक्टिसिंग एज एन एडवोकेट को गिनते हो तो उसके अंदर एक्सप्लेनेशन डबल ए ऐड की हुई है, जिसके कारण बहुत सारे ऐसे एडवोकेट्स जो कि हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करते थे लेकिन उसके बाद गवर्नमेंट की सर्विस में आ गए, जैसे कि लॉ सेक्रेटरी बन गए या सेंट्रल गवर्नमेंट में आ गए, तो उन सबको भी हाईकोर्ट जजेस बनाया जा सकता है और हाईकोर्ट जजेस बनाया गया है बहुत बार। लेकिन नॉर्मल अटॉर्नीज को हरियाणा के अंदर नहीं बनाया गया होगा, तो इसीलिए ये जो कंप्लेंट है ये फाइल की होगी। और इसके अंदर आप देख सकते हो कि पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने इशू कर दिया है नोटिस हरियाणा गवर्नमेंट को। तो इसके ऊपर डिसाइड जब भी होगा, तो उस हिसाब से अगर हम कहें तो अगर इनको ये वाली प्रमोशन मिल जाती है और अगर सारे स्टेट्स इसी पैटर्न को फॉलो करते हैं तो यहाँ पे भी प्रमोशन आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी और आप डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन के बाद सीधा हाईकोर्ट जज बन सकते हो। और हाईकोर्ट जज क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट होती है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होती है और सुप्रीम कोर्ट जाने का भी मौका मिल सकता है, तो इसीलिए फिर अनपैरेलल्ड पर्सन हो गया आप, आपका करियर वहां पे भी अनपैरेलल्ड हो गया। और इससे एक और अच्छा मूव होगा क्योंकि उससे यंग टैलेंट जो है वो यहाँ पे भी अट्रैक्ट होगा। एंड जैसे हमने कंपेयर किया था ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस के अंदर, यानी कि जो स्टेट फॉलो करता है रैंकिंग सिस्टम, उसमें कहाँ फॉलो करते हैं वो भी देख लेते हैं। तो हमने देखा था कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को सबसे ऊपर रखा गया है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज को रखा गया है, उसके बाद नेक्स्ट पायदान पे रखा गया है हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स को। हेड ऑफ डिपार्टमेंट मतलब अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो डिपार्टमेंट्स है उनको कौन हेड कर रहा है। तो यहाँ पे आएंगे आपके डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी, तो डेफिनेटली डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यहाँ पे भी ओवरऑल जीत जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो समरी, जुडिशरी में सबसे ऊपर आ जाते हैं आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और आपके एग्जीक्यूटिव साइड पे या एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे जो नॉर्मल आईएएस रैंक में सबसे ऊपर आ जाते हैं आपके कैबिनेट सेक्रेटरी। और उसी टाइम पे लीगल एग्जीक्यूटिव में आपके सबसे बड़े ऑफिसर आ जाते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लीगल एडवाइजर भी होते हैं और रिप्रेजेंटेटिव भी होते हैं सुप्रीम कोर्ट में। फिर जाते हैं आपके चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, जो जुडिशरी में स्टेट लेवल पे सबसे बड़े अधिकारी होते हैं। एग्जीक्यूटिव में चीफ सेक्रेटरी स्टेट लेवल पे सबसे बड़े अधिकारी होते हैं। और लीगल एग्जीक्यूटिव में एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट सबसे बड़े अधिकारी होते हैं, जो कि गवर्नमेंट ऑफ स्टेट के एडवाइजर भी होते हैं और आपके गवर्नमेंट ऑफ स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव भी होते हैं हाई कोर्ट में।
फिर आ जाते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट जज सबसे बड़े अधिकारी होते हैं जुडिशरी में अपने डिस्ट्रिक्ट में। एग्जीक्यूटिव या एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं। और वहां पे लीगल एग्जीक्यूटिव के अंदर डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी होते हैं, जो अगेन एडवाइजर होते हैं गवर्नमेंट ऑफ स्टेट के, और आपके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं हाई कोर्ट या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर, डिस्ट्रिक्ट जज की कोर्ट के अंदर, या फिर उन्हें चाहे तो हाई कोर्ट में भी लगा सकती है, इट डिपेंड्स ऑन द गवर्नमेंट। तो अब आ जाते हैं वे फॉरवर्ड पे। तो वे फॉरवर्ड की अगर हम बात करें तो अगेन, जैसा कि बार बार कोर्ट्स कह रहे हैं कि इंडिपेंडेंट फ्रॉम एग्जीक्यूटिव कंट्रोल है, तो उसको एक्चुअल में करो ना। तो एक्चुअल कैसे करोगे आप? बाय गिविंग कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस। आप दो सजेशन लिख सकते हो उसमें, कि आप एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दीजिए, जहां पे डिस्ट्रिक्ट जज का ऑप्शन है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है, उसी के नीचे आप डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी या पब्लिक प्रोसिक्यूटर का एक चैप्टर जो है वो इंसर्ट कर सकते हो अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से, जिससे कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बन जाएगा, एंड ऑटोमेटिकली बहुत सारी जो प्रिविलेजेस है वो आ जाएंगी, और थोड़ा सा एग्जीक्यूटिव कंट्रोल जो है वो कम हो जाएगा। क्योंकि फिर आप देखोगे कि कोई भी और ऑफिसर है, सपोज करो एसपी है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, या कोई और ऑफिसर है जो कि अभी तक इंस्ट्रक्शंस दे रहा था, जिससे कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर वाज एक्टिंग एज अ पोस्ट ऑफिस, तो वो नहीं दे पाएगा, क्योंकि वो स्टैट्यूटरी ऑफिस हो जाएगा, और जो प्रोसिक्यूटर का ऑफिस है वो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस हो जाएगा। सिमिलरली आप हायर प्लेस दे सकते हो ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस पे, जिसको हमने देखा, तो ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में जो प्लेस है वो नीचे है, उसको आप ऊंचा कर सकते हो, जिससे अगेन स्टेटस में डिफरेंस आ जाएगा, तो कौन किसको कमांड करेगा उसकी जो क्लैरिटी है वो आ जाएगी, और उसमें जो डिफरेंस आ जाएगा, जिससे कि एग्जीक्यूटिव कंट्रोल अगेन कम हो जाएगा। इसके अलावा आप और जो लॉयर्स होते हैं, जो टैलेंटेड लॉयर्स होते हैं, उनको एनकरेज कर सकते हो कि वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स बने। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पे स्ट्रक्चर, अलाउंसेस और पर्क्स जो हैं, इनको हाई करना पड़ेगा, क्योंकि पहले जजेस भी हम देखते थे कि जजेस के पे स्ट्रक्चर्स वगैरह काफी कम होते थे एज कम्पेयर टू एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स। लेकिन उसके बाद जुडिशियल पे कमीशन बैठा 1996 के अंदर, जो कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक केस हुआ था ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन का, उसके बाद बैठा था, जिसके बाद उनकी पे स्ट्रक्चर्स, अलाउंसेस और पर्क्स जो है काफी अच्छे कर दिए गए। तो उसके बाद लोगों के अंदर अट्रैक्शन आया, लॉयर्स के अंदर अट्रैक्शन आया कि नहीं यार, जुडिशरी की नौकरी भी अच्छी है, तो वी शुड ट्राई फॉर जुडिशरी। उससे पहले लॉयर सोचते थे कि लॉयरशिप में इतना ज्यादा पैसा है, एज एन एडवोकेट आप इतना ज्यादा पैसा कमा सकते हो, एक एक केस में आपको 1-1 लाख रुपए आ जाता है, सो वाई शुड वी गो फॉर अ फुल टाइम गवर्नमेंट सर्विस। तो इसीलिए एक माइंडसेट में चेंज आया था 1996 के बाद, जब उनके पे स्ट्रक्चर, अलाउंसेस और पर्क्स जो है बढ़ाए गए थे। और रिसेंटली भी जुडिशियल पे कमीशन 2 बैठा था, जिसने लगभग 20,000 या 25,000 और सैलरीज बढ़ा दी जजेस की, तो अगेन मेकिंग इट अ ल्यूक्रेटिव प्रोफेशन। तो सिमिलरली सिमिलर काम आप कर सकते हैं प्रोसिक्यूटर्स के लिए। तो अगर आप प्रोसिक्यूटर्स के लिए भी इस तरह का कोई पे कमीशन बिठाते हैं, प्रोसिक्यूटर पे कमीशन बिठाते हैं, जिसके अंदर पे स्ट्रक्चर, अलाउंसेस और पर्क्स को चेंज किया जाता है, और जजेस के एट पार ले आया जाता है, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया हुआ है कि मिनिस्टर ऑफ जस्टिस हैं और जजेस के एट पार हैं, तो अगर आप उस तरह से कुछ कर देते हैं, तो उससे क्या होगा कि यहाँ पे भी जो नए लॉयर्स हैं, जो टैलेंटेड लॉयर्स हैं, दे विल बी इनकरेज टू बिकम पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स। नेक्स्ट आ जाता है लिमिटिंग द एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड टू 3 years इंस्टेड ऑफ 7 years। तो 7 years का जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ज्यादा है प्रोसिक्यूटर बनने के लिए, क्योंकि अदरवाइज क्या होता है, एक प्राइवेट लॉयर अगर आप आज पास आउट हो जाते हैं एलएलबी, आप बार का एग्जाम क्लियर कर लेते हैं, तो उसके बाद आप डायरेक्टली हाई कोर्ट जा सकते हैं, और इवन आप सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। और ऑफ कोर्स आपको काम सीखने में तो टाइम लगेगा, 2-3 साल जो लगेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको रिस्ट्रिक्ट किया जाता है कि आप इससे ऊपर वाली कोर्ट में नहीं जा सकते। लेकिन यहाँ पे आपको एक तो 7 साल का एक्सपीरियंस कह दिया, और उसके बाद आपको लिमिट कर दें कि आपको सिर्फ इसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाना है, आपको अभी हाई कोर्ट नहीं जाना, या आपको अभी सुप्रीम कोर्ट नहीं जाना, तो उससे जो है बंदे के अंदर कहीं ना कहीं थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन आ जाता है कि मेरा करियर जो है वो कहीं ना कहीं रुक गया। सो इसीलिए अगर आप एक्सपीरियंस को लिमिट कर देते हैं 3 years के लिए, तो उससे क्या होगा कि 3 साल के एक्सपीरियंस के बाद ही लोग अप्लाई कर पाएंगे, और इस एग्जाम को क्रैक कर देते हैं अगर वो, तो वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर बन पाएंगे, तो उनके पास काफी ज्यादा हाई चांस होगा कि वो सुप्रीम कोर्ट तक आगे रिप्रेजेंट कर सकें, उनका जो करियर है वो लिमिटेड नहीं होगा। इसके अलावा आप एक नेशनल लेवल इंस्टीट्यूट बना सकते हो, जो कि इम्पार्ट करे प्रॉपर ट्रेनिंग को, जैसे कि हमारे पास एडमिनिस्ट्रेशन के लिए लबासना है, जहाँ पे सारे आईएएस ऑफिसर्स की ट्रेनिंग होती है। इसी तरीके से हमारे पास पुलिस के लिए स्पेशल पुलिस अकेडमी है, सरदार वल्लभ भाई पुलिस अकेडमी, जहाँ पे आईपीएस ऑफिसर्स की ट्रेनिंग होती है। तो इस तरह की कोई प्रमुख हमारे पास इंस्टीट्यूशन नेशनल लेवल का प्रोसिक्यूटर्स के लिए नहीं है, जहाँ पे आप बेस्ट प्रोसिक्यूटर जो कि कोरिया और यूएसए के माने जाते हैं, तो उन लोगों को बुलाएं और आप लोग ट्रेनिंग दें। तो वो चीज़ भी यहाँ पे कहीं न कहीं कमी हमें नज़र आती है, तो उस चीज़ को भी हम एड्रेस कर सकते हैं, वे फॉरवर्ड में लिख सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है मेकिंग कंपल्सरी ऑल द स्टेट्स टू क्रिएट इट्स ओन डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन। तो जिस स्टेट में डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन नहीं है, वहाँ पे आपको कंपल्सरी कर देना चाहिए कि इसको भी अगेन आप कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बना सकते हो, या तो आप इसी चैप्टर में ऐड करके, ताकि यूनिफॉर्मिटी आ जाए सारे स्टेट्स के अंदर। यूनिफॉर्मिटी से क्या होता है, बहुत ज़्यादा चीज़ें स्ट्रीमलाइन हो जाती हैं। तो यूनिफॉर्मिटी आ जाएगी, और ये ही एंड इट विल बी हेडेड बाय एक्चुअल प्रोसिक्यूटर, जैसा कि अगेन सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इट विल बी हेडेड बाय एक्चुअल प्रोसिक्यूटर, एंड उसको आप स्टेटस हाई दे सकते हो, जैसे कि एडिशनल चीफ सेक्रेटरी का।
तो चीफ सेक्रेटरी हमारे सबसे बड़े आईएएस ऑफिसर होते हैं किसी भी स्टेट के। तो अगर आप डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन का ऑफिस को हर स्टेट में बना देते हो, वहाँ पे एक्चुअल प्रोसिक्यूटर को लगा देते हो और उसको स्टेटस दे देते हो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी का, तो उससे क्या होगा कि अगेन आपका जो ऑफिस है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा वहाँ पे। जब आपकी पावर्स इंक्रीज होती हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी इंक्रीज हो जाती हैं और आपकी विलिंगनेस टू डू वर्क भी इंक्रीज हो जाती है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि आप बार बार कोर्ट कह रही है कि आप इंडिपेंडेंट है, पर प्रैक्टिकली इंडिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि आपका जो स्टेटस है वो आपको कम दिया गया है एज कम्पेयर टू अदर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स। तो अल्टीमेटली एग्जीक्यूटिव जो है, चाहे वो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव हो चाहे वो परमानेंट एग्जीक्यूटिव हो, वो आपको कंट्रोल कर लेती है।